वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं अभिजीत आनंद फिर से आर्म्स एकेडमी की तरफ से सर्कुलर मोशन का लेक्चर नंबर 4 लेके आपके सामने हाजिर हूं। तो आज हम लोग डायनामिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन सीखेंगे और इसमें हम लोग नेट मींस इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन लिखना सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस रहेगा। तो हम लोग कैसे सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, कैसे सर्कुलर मोशन का इक्वेशन सॉल्व करते हैं और सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में, इसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होता क्या है पहले ये देखते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मतलब एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। एक आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो ग्रेविटी के इफेक्ट में, ग्रेविटी के अपोजिट में या साथ में बॉडी घूमेगा। तो आप अगर मीन्स कोई डिज्नीलैंड या मतलब आपके शहर में अगर डिज्नीलैंड लगती है तो वहां पे आपने जाइंट व्हील को देखा होगा। तो मूवमेंट ऑफ जाइंट व्हील इज समथिंग लाइक वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और अगर आप एक स्ट्रिंग से पत्थर या एक कोई ऑब्जेक्ट टाई करते हो, उसको वर्ल्ड करते हो इन द मोशन ऑफ सर्कुलर, दैट मोशन इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो क्या कह रहा है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। then its motion is called uniform circular motion. In uniform circular motion a resultant non-zero force acts on the particle. एक नॉन जीरो फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल पे। अब हम लोग देखेंगे वो फोर्स क्या कहलाता है। बेसिकली वो फोर्स हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। द एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। ये जो एक्सेलरेशन है या ये जो फोर्स है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है और वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं कर रही है। एंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होती है? वी स्क्वायर बाई आर। ये चीज सब हम लोग जानते हैं, दैट इज बेसिकली एसी। एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर और आर ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, here v is the speed of the particle and r is the radius of the circle. The direction of the resultant force is therefore towards the center and magnitude कितना होता है बच्चा? तो फोर्स हमारी क्या होती है सर? मास इंटू ए सी। तो क्या हो जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर बाई आर या इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अगर इस टाइप के मोशंस में जो हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसमें स्पीड कांस्टेंट रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बॉडी अगर मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन बदलता जा रहा है सर्कुलर मोशन में, अदरवाइज वो टेंजेंशियली चला जाता है। बट अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसका हर मूवमेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, इवन इफ इट स्पीड इज नॉट चेंजिंग। एंड दैट चेंज इन द डायरेक्शन इज ब्रॉट बाय व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो फोर्स एक्सेलरेशन लाता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सर यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी स्पीड चेंज नहीं कर रही है। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे उसमें मैंने क्लियरली समझाया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा लाया जाता है, और वो क्या करता है? वो स्पीड को चेंज करता है। यानी ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर वी कांस्टेंट है तो एटी यहाँ पे जीरो होता है, क्योंकि वही यहाँ पे स्पीड चेंज करता था, अब कर नहीं रहा। अगर एटी जीरो है तो एटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो एटी इज इक्वल टू आर अल्फा होता है, इंप्लाइज हमारा अल्फा इज इक्वल टू एटी बाई आर भी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट सर, ए इज इक्वल टू ए सी पी, यानी सेंट्रीपिटल, और कितना होगा? आर वी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा वी भी होता है। क्या होता है? ओमेगा वी भी होता है। A इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। क्यों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हर मोमेंट पे डायरेक्शन बदलता जा रहा है। किसी मोमेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट यहां तो यहां लग रहा है एसी, जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अगर ऑब्जेक्ट है तो हर समय एसी किधर लग रहा है बच्चा? बोलिए तो एसी हमेशा सेंटर की तरफ लगते जा रहा है, हमेशा सेंटर की तरफ लग रहा है। दैट्स व्हाई एसी का डायरेक्शन बदलता जा रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूमता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं। या एग्जांपल से समझते हैं क्या दिखा रहा है। ए पार्टिकल ऑफ मास m is tied at one end by of string of length r and it is made to revolve along the circular path in horizontal plane. एक horizontal plane में वो circular घूम रहा है।
विथ ए कांस्टेंट स्पीड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बात कर रहा है। इन दिस कंडीशन द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। हाँ, तो यहाँ पे मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स या यहाँ पे फोर्स टेंशन, टेंशन इज बिकमिंग एफ सी ओवर हियर। एफ सी इज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स बन जा रहा है इस केस में। नेक्स्ट, मून ऑफ ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगर अर्थ है तो ये मून है, मून इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वो भी तो चक्कर मार रहा है सर्कुलर मोशन में, इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये भी एक एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द अर्थ मेक्स द सैटेलाइट स्टेन। अब यहाँ पे पहले फोर्स देखो तो कौन सा लग रहा है, तो अगर आप फोर्स देखना चाहोगे तो इसको कौन खींच रहा है? एफ सी, और एफ सी यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो कौन? एफ जी लग रहा है। एफ जी इज व्हाट? सेंट्री। Fg is basically what? Gravitational pull by the earth towards the moon, वो खींच रहा है उसको। तो यहाँ पे Fg is becoming F centripetal। तो motion of the electrons around the nucleus भी ऐसा ही टाइप का मोशन है। The tip of the second hand of the watch with a circular dial shows the uniform circular motion में घूमता रहता है। A curve in a road where the car takes the turning is also a part of uniform circular motion और circular motion का path। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन भी अपने सामने शायद आ गया है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। क्या बोर्ड है देखते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसका थोड़ा हाँ चलिए पढ़िए तो पहले क्वेश्चन क्या बोर्ड है। अ सर्टेन स्ट्रिंग विच इज 1 मीटर लॉन्ग विल ब्रेक अगर टेंशन इन द लोड इज मोर देन 0.5 kg। तो टेंशन मैक्स इन द स्ट्रिंग कितना हो सकता है सर? 0.5 into 10, that is how much sir? 5 Newton। A mass of 0.05 kg is attached to the one end of the it and particle is whirled around in horizontal circle by holding what? Holding the free end of the string by one hand। वो वर्ल्ड किया जा रहा है किसको? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को वर्ल्ड किया जा रहा है, बोला मैक्सिमम किस ओमेगा के साथ आप उसको घुमा सकते हैं, वर्ल्ड कर सकते हैं, हाँ या ना? तो सर उस पे क्या लग रहा होगा? एक नया टेंशन लग रहा होगा, एंड दैट टेंशन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी, दैट टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर वो ओमेगा से घुमाया जा रहा है तो कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, यानी वो पूछ रहा ओमेगा क्या होता है? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। अगर मेरा ओमेगा आ गया तो ओमेगा से मुझे क्या ला सकते हैं? तो मुझे अगर मैं ओमेगा को डिवाइड कर दूंगा 2 पाई से तो मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ला सकता हूं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई 2 पाई। तो मुझे डेल्टा थीटा लाना पड़ेगा, पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। तो अगर वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कितना आप कर सकते हैं पर मिनट? तो एक बात बताइए, टेंशन यहाँ पे अगर वो वर्ल्ड हो रहा है, मान लेते हैं मैक्सिमम ओमेगा, ये ओमेगा मैक्स, ये ओमेगा मैक्स है, ये ओमेगा मैक्स से घूम रहा है सर। तो टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये टेंशन होगा कितना? ये मैक्सिमम टेंशन कितना हो सकता है? तो सर एम आर ओमेगा स्क्वायर शुड बी लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी मैक्स, आया ना? अगर मैं ध्यान दूं तो मास कितना है एक बॉडी का जो घुमाया जा रहा है सर? 0.05, आया ना? इनटू रेडियस क्या दिया गया है स्ट्रिंग का जिससे वो घुमाया जा रहा है, इज अटैच सर्टेन 1 मीटर लॉन्ग। तो 1 मीटर इज द रेडियस इनटू ओमेगा मैक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम टेंशन जो वो स्ट्रिंग बियर अप कर सकता है, वो कितना है बच्चा? 5 न्यूटन। तो यहां से ओमेगा मैक्स कितना आ जा रहा है बच्चा? स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू हाउ मच सर? 5 से डिवाइड होगा उधर, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.05, और कुछ तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 100। तो ओमेगा मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चा? शुड बी लेस देन 10 हो सकता है। अब ओमेगा हमारा आ गया तो डेल्टा थीटा इन क्या आ जाएगा? तो ओमेगा से हम डेल्टा थीटा ला सकते हैं। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। सर ओमेगा कितना? 10 इंटू टी कितना है? कितने सेकेंड मिनट के लिए बोला है? 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स, यानी 600 इज द रेडियन। तो नंबर ऑफ
रिवोल्यूशन कितने हो जाएंगे? 600 डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 इंटू 3 is 6, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 100 के बराबर या 98 के बराबर मान के चलिए, 100 रेव्स पर मिनट। 1 मिनट में घूम रहा है तो 100 रेव्स नियरली इक्वल टू नियरली इन पर मिनट, ये मैक्सिमम घूम सकता है, हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन थी। सेकेंड क्वेश्चन, a block of mass m is kept on the edge of a horizontal table of radius r, which is rotating with constant angular velocity, omega about an axis. The coefficient of friction is mu. Find the friction between the block and the table. तो सर एक टेबल है, एक टेबल घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, वो टेबल घूम रहा है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, और सिंस टेबल इज रोटेटिंग अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस विथ ओमेगा, तो ये ब्लॉक और ये टेबल के बीच में एक म्यू होगा। तो अगर मैं इसी ब्लॉक पे बैठ जाऊं, ये ब्लॉक मुझे स्टेशनरी दिखेगा, तो आप पे सबसे पहले इस पे कौन सा फोर्स दिखाओगे? तो एक जिगजैग वाली फोर्स दिखाइएगा, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल। क्यों? क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। बार बार मैं एक ही चीज नहीं समझाऊंगा, प्लीज वॉच माय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला वीडियो, सूडो फोर्स इन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये बाहर फेंकाना चाहेगा, इसको रोकने वाला कौन है? तो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा होगा। नाउ दिस फ्रिक्शन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, अदरवाइज वो बाहर की तरफ फेंका जाता, वो बाहर की तरफ फेंका जाता। सर ये कितना लग सकता है? ये म्यू, अभी तो फ्रिक्शन फोर्स यही लग रहा है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। तो एक बात बताइए, एफ आर लिमिटिंग कितनी लग सकती है? एफ आर लिमिटिंग म्यू एन लग सकती है। यहाँ पे जो नॉर्मल होगा वो एम जी के बराबर होगा। एफ आर लिमिटिंग मेरा लग कितना सकता है? म्यू एन। एफ आर का चुड़ैल का मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है? म्यू एम जी। मैं चुड़ैल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब फ्रिक्शन में पढ़ा रहा था तो मैंने फ्रिक्शन फोर्स को चुड़ैल बोला था। तो चुड़ैल का फोर्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू चुड़ैल का मैक्सिमम फोर्स। इस समय हमारी फ्रिक्शन कितनी है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, दैट इज म्यू एम जी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो उससे हम म्यू की वैल्यू ला सकते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल। तो अगर ब्लॉक ऑन द टेबल के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, तब आंसर मेरा एम आर ओमेगा स्क्वायर ही होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैक्सिमम, और अगर आपसे यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम ओमेगा विथ विच द टेबल कैन रोटेट, व्हाट इज द मैक्सिमम ओमेगा, कितने कस के हम टेबल को नचा दे। आपने ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे देखा होगा, अगर फैन पे आप पेपर का एक बॉल बना के फैन पे फेंक दो, फैन को ऑन करो, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, एक मोमेंट आएगा वो बॉल बाहर फेंका जाएगा। तो जैसी ही स्पीड बढ़ती है वो बॉल बाहर फेंका जाता है। क्यों? उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा इंक्रीज होने के चलते बड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लग जाता है। और फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन लग नहीं सकता है, तो फिर वो बॉल बाहर फेंका जाती है। मैक्सिमम ओमेगा विथ विथ विच with which table can rotate, table can rotate, can rotate। आपको ये बताना है, जब भी मैक्सिमम मिनिमा का केस आ जाए, यू नीड टू डू नथिंग बट यू जस्ट नीड टू से दैट फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन एफ आर लिमिटिंग, हाँ या ना? तो एफ आर लिमिटिंग से छोटा होता है। फ्रिक्शन लग कितना रहा है? तो सर एम आर ओमेगा स्क्वायर। और होना किससे चाहिए छोटा? तो सर म्यू एम जी से। एम से एम चला जाएगा, सर ओमेगा शुड बी लेस देन रूट अंडर म्यू जी बाई आर। म्यू जी बाई आर किससे कम होना चाहिए? शुड बी लेस देन म्यू जी बाई आर, हाँ या ना?
तो ये जब भी मैक्सिमा मिनिमा का केस आए, ऑलवेज यूज फ्रिक्शन की फोर्स इज ऑलवेज लेस देन द फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको करते हैं। The coefficient of friction between the block and the table is mu given. Find the tension in the string if the block moves on the horizontal table with a speed v. तो क्या पूछ रहा है आपसे? टेंशन। तो सर ये टेंशन अंदर की तरफ लग रहा होगा, और बॉडी पे अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाऊं तो ऐसे बाहर की तरफ लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। तो टेंशन, बॉडी बाहर निकलना चाह रहा होगा, टेंशन उसको अंदर पकड़ के खींचे हुए होगा। सर फ्रिक्शन भी होगा तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लग रहा होगा, एंड फ्रिक्शन इज अ ओरिजिनल फोर्स। सर आपने उसको स्क्यू लाइन से क्यों दिखाया? क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल है, और अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूं? सर टेंशन और फ्रिक्शन मिलके बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आपको टेंशन पता करना है, एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस फ्रिक्शन। मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू लग कितनी सकती है? म्यू एम जी। तो यहां से कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर माइनस म्यू एम जी, दैट इज द टेंशन फोर्स विच will be applied right now to save the body which is moving in a circular motion of radius r। हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रेडियस का वैल्यू कैपिटल आर में दिया हुआ है, कैपिटल आर में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या बोल रहा है? द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज टाइटेंड या फास्टेंड टू वन ऑफ द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड अनदर वन ऑफ मास m2। अ पार्टिकल ऑफ मास m1 is fastened to one end of the string and another mass m2 is to the middle point, okay, the other end of the string being fastened to a fixed point on a smooth horizontal table. The particles are projected so that the two portions of the string are always in one straight line and describes horizontal circles. Find the ratio of the tension in the two parts of the string, okay। सो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग है और एक स्ट्रिंग के एंड पे आपका क्या लगा हुआ है? दो ब्लॉक्स लगे हुए हैं। ये M1 है और ये M2 है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? M2 आया ना? और ये एक एंड से फिक्स्ड है, और ये घूम रहा है किस किस से? ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो ये ब्लॉक्स भी रोटेट हो रहा होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये पार्ट में और ये पार्ट में टेंशन क्या होगा? मान लेते हैं इस पार्ट में टेंशन T1 होगा और इस पार्ट में टेंशन T2 होगा, तो बाहर की तरफ इस बॉडी पे भी T1 लग रहा होगा। तो अगर मैं ब्लॉक M1 के लिए लिखूं, फॉर M1 सर T1 मस्ट बी प्रोवाइडिंग द एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये किससे घूम रहा है? फाइंड द टेंशन, ओमेगा स्क्वायर ही मान ले तो ओमेगा से घूम रहा है। और फॉर अगर मैं M2 की बात करूं, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अगर ये टोटल लेंथ हम R मान रहे हैं, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा? R/2। तो M R/2 का ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं टेंशन 2 माइनस T1 की वैल्यू M1 R ओमेगा स्क्वायर, ये M2 है, इज इक्वल टू M2 R/2 ओमेगा स्क्वायर है। तो टेंशन T2 की वैल्यू आ कितनी जाएगी? सर M2 R/2 ओमेगा स्क्वायर प्लस M1 R ओमेगा स्क्वायर। तो सर T1 बाई T2 रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो। सर T1 बाई T2 इज इक्वल टू, सब में कॉमन है R ओमेगा स्क्वायर, तो T1 MR ओमेगा स्क्वायर, MR ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे क्या रहा है? M1 M2। सर M1 R ओमेगा स्क्वायर प्लस M2 R/2 ओमेगा स्क्वायर। सर ओमेगा स्क्वायर काट दीजिए, R ओमेगा स्क्वायर R ओमेगा स्क्वायर R ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? टेंशन T1 बाई T2। सर T1 बाई T2 इज इक्वल टू M1 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस, क्या हो रहा है? M2 बाई 2। ये अपना आंसर आ जाएगा। T1 बाई T2 इज इक्वल टू M1 बाई M1 प्लस M2 बाई 2। आया ना?
So it was a good question for the concept. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला बच्चा, पढ़िए, पॉज करके ट्राई करिए. A small object placed in a rotating horizontal table just slips when it is at a distance of 4 centimeter from the axis of rotation. If the angular velocity of the table is now doubled, ओमेगा बढ़ा दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे स्लिप कर जाएगा? तो थोड़ा देखते हैं. अगर एक टेबल है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कह रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस एट रोटेटिंग हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे स्लिप कर जाता है जब 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है. तो मैं हॉरिजॉन्टल टेबल अगर बना लूं, तो अगर मैं इससे दिखाऊं, तो शुरुआत में वो ब्लॉक कहाँ है, मान लेते हैं यहां रखा हुआ है, जिसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है. इस बॉडी पे क्या लग रहा होगा? just slips when it is at a distance of 4 centimeter from the axis if its angular velocity, अभी angular velocity इसका पहला केस में ओमेगा 1 मान लेते हैं, दूसरा केस में, फर्स्ट केस, तो इस पे क्या लग रहा होगा? एक बाहर के तरफ एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा होगा और अंदर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, जस्ट स्लिप कर जाता है. यानी इस केस में फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. सेकेंड केस में हमको नहीं पता, बट कितना दूर पे वो स्लिप कर जाएगा. अब फ्रिक्शन तो वही लगेगा, दैट इज म्यू एम जी मस्ट बी इक्वल टू मास, तो बॉडी वही है. रेडियस पूछ रहा कितना नया कर दे, आर डैश, ओमेगा क्या हो गया, 2 ओमेगा का होल स्क्वायर. तो ये भी फ्रिक्शन उस समय क्या जो लग रहा था, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, दैट इज म्यू एम जी. अगर मैं इस दोनों रेशियो को डिवाइड कर दूं, यहां मास तो सेम है, 1/1 इज इक्वल टू मास कट जाएगा, आर बाई आर डैश ओमेगा स्क्वायर बाई 4 ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा. नया आर डैश जो होगा वो आर बाई 4 होगा, नया आर डैश जाएगा वो आर बाई 4 होगा. सो अब रेडियस आपको 4 गुना टाइम्स कम कर देना पड़ेगा. तो ये रटना नहीं है, लॉजिकल है. जब बॉडी यहां रखा हुआ था तो ओमेगा से रोटेट हो रहा था, जिस ओमेगा पे वो फेंका गया है उस समय एम आर ओमेगा स्क्वायर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन के बराबर होगा. अब मान लीजिए थोड़ा मैं और तेजी से घुमा रहा हूं, तब तो और बड़ा फोर्स लगेगा, तब तो फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, तो थोड़ा रेडियस कम करना पड़ेगा. मान लीजिए कुछ अंदर लेके आ गया, मुझे नहीं पता, आर डैश पे लेके आ गया, ओमेगा हमको पता है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ओरिजिनल ओमेगा था, तो इससे हम निकाल सकते हैं आसानी से. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड. जब हम लोग, आपने देखा होगा जब आप गाड़ी से हाईवे पे जाते हैं तो बहुत अच्छे एक्सप्रेसवे से हाईवे जब सर्कुलर टर्न लेते रहते हैं तो उनका राइट साइड थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसको एम्बैंकमेंट या उसको बैंकिंग कह सकते हैं, उसका एम्बैंकमेंट थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो बैंकिंग ऑफ रोड्स किया जाता है. थोड़ा साइड से अगर सीधा है, इफ आई से दिस इज सीधा रोड, तो अगर जैसी टर्निंग आती है ना तो वो ऐसे कर दिया जाता है, राइट साइड से ऊंचा थोड़ा कर दिया जाता है. क्यों किया जाता है वो आज हम समझेंगे, सो दैट यू कैन मूव ऑन दैट रोड विथ हाई स्पीड विदाउट स्लिपिंग अवे. क्योंकि जब भी आप सर्कुलर मोड पे मुड़ रहे होते हैं, आप पे एक बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है, अगर आप स्पीड स्लो नहीं करोगे आप बाहर की तरफ फेंका जाओगे. तो जनरली जब भी स्लो टर्निंग्स आती है तो हम लोग अनुभव करते हैं कि वी ऑलवेज ट्राई टू पुट आवर लेग्स ऑन द ब्रेक एंड थोड़ा स्पीड स्लो डाउन करते हैं, तब आराम से मोड़ते हैं. जब आप कार चलाइएगा तो आपको ज्यादा अनुभव होगा इस चीज का. तो क्या बोल रहा है, when vehicles go around on turning they travel with nearly circular arc, वो there must be some force which provide the required centripetal acceleration. कोई एक फोर्स होना चाहिए जो centripetal acceleration प्रोवाइड करे. if the vehicles travel in horizontal circular path, अगर सीधा horizontal मतलब इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, देन देयर रिजल्टेंट force should also be horizontal. The necessary centripetal force is being provided to the vehicle by the following 3 ways. 3 तरीके से हम दे सकते हैं. कितने तरीके से? 3 तरीके से दे सकते हैं. वो 3 तरीका क्या? बस फ्रिक्शन, by only banking and friction. ये 3 तरीका, फर्स्ट, सेकंड एंड 3, by friction,
फ्रिक्शन देके, अगर रोड बहुत खुरदुरापन बनाएंगे तो बॉडी अगर स्लिप करना चाहेगा तो फ्रिक्शन बचा लेगा। दूसरा हम लोग थोड़ा सा बैंकिंग दे देते हैं, सिर्फ बैंकिंग का कंसिडर करेंगे तो ऐसा, लेकिन ऐसा कोई रोड हो नहीं सकता कि सिर्फ आप बैंकिंग करो उसमें रफनेस ना हो। इवन आप ग्लास का रोड बना दोगे तो ग्लास के रोड पे भी फ्रिक्शन इज वेरी 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 लेस, लेकिन ग्लास का रोड आप बना नहीं सकते हो। आइस के रोड पे फ्रिक्शन बहुत कम होता है, इसीलिए अंटार्कटिका में जो लेक एंड पॉन्ड फ्रीज हो जाते हैं वो लोग बहुत एकदम फ्रिक्शनलेस सरफेस का काम करते हैं। बट उस पर गाड़ी नहीं चलाई जाती ना, वो स्लिप करता ही रह जाएगा, तो उस पर नहीं चलाते हैं। तीसरा है जो रियल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जो हमारे नीचे मतलब आसपास में रोड्स पे हाईवेज पे दिखता है, वो होता है फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों रहती है रोड पे। चलिए समझते हैं इसको अच्छे से और क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर में, तब हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। क्या बोल रहा है देखिए जरा, सर्कुलर टर्निंग ऑन द रोड बाय फ्रिक्शन फोर्स ओनली, सिर्फ रोड पे फ्रिक्शन है, तो फिर सिर्फ रोड पे फ्रिक्शन है तो मान लीजिए ये कर्विंग वाली रोड है और यहाँ पे मेरी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी का चक्का ऐसे होगा, चक्का ऐसे होगा और ये गाड़ी सीधा जा रही है v वेलोसिटी से। तो एक बात बताइए, अगर इसी में बैठा दो व्यक्ति है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हुए हैं, तो अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इक्वेशन लिखना चाहे अगर बॉडी का, तो सिंस इट इज मूव डूइंग अ सर्कुलर मोशन, तो इसको सबसे पहले इस बॉडी पे क्या दिखाना पड़ेगा, एम वी स्क्वायर बाई आर दिखाना पड़ेगा। उसको फील होगा कि हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों वो दिखा रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में निफो है वो लड़की, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में जा रही है, तो वो एक एसिलरेटेड फ्रेम में है। सर क्यों एसिलरेटेड फ्रेम में है, वो तो वेलोसिटी v से जा रही थी। व्हाई इट इज इन सर्कुलर एसिलेटेड फ्रेम, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन कर रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर में लग रहा होगा, और सिंस वो इक्वेशन लग रही है तो उसको कार तो सर्कुलर मोशन में जाते हुए नहीं दिखता है। एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर को, एक कार में बैठे इंसान को, उसको क्यों लगेगा कि मैं सर्कुलर मोशन कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, उसे तो लगेगा मैं स्टेशनरी हूँ। तो ये लड़की जब लिखेगी तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाएगी, और बॉडी बाहर फेंकाना चाहेगा तो चक्का पे क्या लग रहा होगा, चक्का पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, चक्का पे फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि उनको बचाएगा। तो सर राइट नाउ सर फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर फॉर हुम, फॉर निफो, फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम और ऑब्जर्वर, निफो के लिए ऐसा होगा। और एक और चीज जानते हैं हम लोग, सर ये गाड़ी पे नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, जमीन पे mg लग रहा होगा, तो सर एफ आर लिमिटिंग कितना होता है, वो तो हम जानते हैं, एफ आर का लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, म्यू एन, और वो कितना होता है, म्यू एम जी। तो सर फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन एफ आर लिमिटिंग, इम्प्लाइज अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, शुड बी लेस देन म्यू एम जी के बराबर होना चाहिए। एम से एम कट जाएगा, जो इसकी ओमेगा स्क्वायर यानी एम वी स्क्वायर बाई आर होनी चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम से एम कट जाएगा, तो वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू आर म्यू जी। तो वेलोसिटी जो आती है, वेलोसिटी नेट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सर वेलोसिटी शुड बी लेस देन म्यू आर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। आप कुत्ता बना के याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी शुड बी लेस देन म्यू आर जी, मैक्सिमम वेलोसिटी इज म्यू, कैसा रोड पे आप जा रहे हैं जिसका म्यू कैसा है, रेडियस, वो कितने बड़े सर्कुलर पाथ का टर्न है। ये ज्यादा अच्छा से आपको फील होगा जब आपको यूट्यूब पे वीडियो देखेगा एक्सप्रेसवे का, तो उसमें ड्रोन शॉट दिया रहता है, तो ड्रोन शॉट में आपको कर्विंग्स ऑफ रोड बनाया रहेगा, वो दिखेगा कर्व हो रहा है, तो वो आपको ड्रोन शॉट से पता चलेगा। ऐसा नहीं कि छोटा सर्कल रहता है, वो स्काई व्यू से अगर बर्ड्स फ्लाई कर रहा है तो उनको दिखता है वो रोड ऐसे कर्व ले रहा है, तो उनका रेडियस मीटर्स में या किलोमीटर तक होता है, उनकी रेडियस जो होगी वो मीटर्स या किलोमीटर्स में होती है, 40 मीटर, 50 मीटर, 500 मीटर, ऐसा रेडियस वाला टर्न वाला कर्व्स होता है, और जी की वैल्यू तो 10 होती ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सर पहला केस था फ्रिक्शन के साथ, दूसरा केस है बैंकिंग कर दिया गया, रोड को थोड़ा उठा दिया गया है। रोड को उठा देंगे तो कुछ ऐसा ही फील आएगा, गाड़ी आ रहा है तो आपको एक नॉर्मल दिखेगा, एक mg दिखेगा। तो नॉर्मल का दो कंपोनेंट लिया गया, एक नॉर्मल का कंपोनेंट ये थीटा है, तो आप जरा ध्यान दो यहाँ पे, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज 90, देन दिस इज ऑल्सो थीटा, इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा, नहीं गलत बना दिया मैं। आह,
ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा, तो ये थीटा। तो सर नॉर्मल का कंपोनेंट एक आएगा एन कॉस थीटा, नॉर्मल का दूसरा कंपोनेंट आएगा एन साइन थीटा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो चीज आ चुकी है, नॉर्मल का साइन कंपोनेंट विल प्रोवाइड एम वी स्क्वायर बाई आर, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा तो सर्कुलर मोशन ये अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है, एम वी स्क्वायर बाई एन साइन थीटा, जो बाहर के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैनेज करेगा। ये कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल है, ये स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। सर आपको कैसे पता ये सेंट्रीफ्यूगल है, सेंट्रीपिटल नहीं है? अरे बाबा ये बाहर की तरफ दिखा रहा है, अगर सेंट्रीपिटल होता तो अंदर की तरफ हम इक्वेशन लिखते, फोर्स नहीं दिखाते, हम इक्वेशन लिखते, बट अगर ये फोर्स में दिखा दिया वो सेंट्रीफ्यूगल है। और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, एन कॉस थीटा मस्ट बी बैलेंसिंग द एम जी। तो यहां से एक इक्वेशन आता है क्या सर, टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वेलोसिटी जो मैक्सिमम होता है वो होता है आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा। इसको आप जैसे पिछला केस आपने याद रखा म्यू आर जी, तो इसको आर जी टैन थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर रोड पे फ्रिक्शन होगा तो आरजी के साथ म्यू आ जाएगा, रोड पे अगर बैंकिंग होगा तो आरजी के साथ टैन थीटा आ जाएगा। थीटा इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। किस एंगल पे रोड को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है या टिल्ट किया गया है, वो 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, उस एंगल हिसाब से वो थीटा डिटरमाइंड होता है। तो ये यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ वी स्क्वायर बाई आर जी इज इक्वल टू एच बाई बी। बेसिकली एच इज व्हाट, एंगल ऑफ, ये टोटल हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट कितना ऊपर उठ गया है, और बी इज द पार्ट ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल इजी कैलकुलेशन है। विच कंपोनेंट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल का साइन कंपोनेंट। कौन सा, नॉर्मल का साइन कंपोनेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। केसरी, केसरी की बात करें तो अब रोड पे क्या है, अब रोड पे बैंकिंग भी है, और मतलब नॉर्मल रियल एप्लीकेशन है, बैंकिंग भी होती है, फ्रिक्शन भी होती है। If a vehicle is moving on a circular road which is rough and banked also, then three forces may act on the vehicle. कौन कौन सा, एक नॉर्मल, एक mg and एक friction. Out of this, first one is weight, fixed both in magnitude and direction. The direction of the second force is normal reaction force and it is always perpendicular to the road. Yes. The direction of the third force is friction force, but that can either be, वो अंदर भी लग सकता है बाहर भी लग सकता है, डिपेंड आपकी स्पीड क्या है। अगर आपकी स्पीड बहुत स्लो है तो आप नीचे गिरने लगोगे बैंक्ड रोड पे। अगर आप इंक्लाइन प्लेन टाइप रोड है और उस पर आपका स्पीड अगर प्रॉपर नहीं रहेगा, अगर आपकी स्पीड प्रॉपर नहीं है तो आप नीचे स्लाइड करने लगोगे, और आप ज्यादा तेज चलाओगे तो बाहर की तरफ उठने लगोगे। उस बेसिस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलता है। अगर बहुत धीरे चला रहे हो तो आप नीचे स्लाइड आउट करने लगोगे। तो व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड इज वैरिड अप टू अ मैक्सिमम लिमिट एफ, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होता है। So direction and magnitude of the friction force are so adjusted such that the resultant of the three forces mentioned above is mv square by r towards the center. Net force बस सेंटर की तरफ लगना चाहिए, ना गाड़ी जमीन से ऊपर फेंकाता है, ना जमीन के अंदर चला जाता है, ना जमीन से मतलब जमीन पे बाहर की तरफ जाना चाहिए। नेट फोर्स mv स्क्वायर बाय आर अंदर की तरफ लगना चाहिए ताकि सर्कुलर मोशन कर सके। चलिए क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे पहला केस है, यहाँ पे केस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्पीड इज स्मॉल, बहुत छोटा स्पीड है, वो नीचे स्लाइड डाउन करने लगेगा, तब फ्रिक्शन किधर लगता है, बाहर की तरफ। ये आपका कार है वो नीचे गिरने लगेगा, क्यों, क्योंकि आप प्रॉपर स्पीड से नहीं जा रहे हैं और रोड बैंक्ड है। अगर सीधा रोड रहता तो आप अंदर नहीं आते अपने आप। ये बैंक्ड के चलते ग्रेविटी का एक कंपोनेंट आपको नीचे खींच रहा है, और आपकी उतनी वेलोसिटी है नहीं कि आपको mv स्क्वायर आर का कंपोनेंट ऊपर खींच सके, तो आप बहुत धीरे चला रहे हैं। तो आप अगर फोर्सेस दिखाओगे, एक नॉर्मल, एक mg और एक बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाई आर। अब सिंस इसकी स्पीड स्लो तो ये नीचे गिरना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है। अब ये थीटा, तो ये एंगल थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल, तो उसका कंपोनेंट एक फ्रिक्शन का इधर mv स्क्वायर आर की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट आपका, एक कंपोनेंट आपका किधर आएगा, एक इधर आएगा। ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। सर मेरे को इस कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है फ्रिक्शन के, तो मुझे मतलब है क्या सर, mv स्क्वायर बाय आर और एफ कॉस थीटा से। थोड़ा ध्यान दीजिए, तो मैं अगर फोर्सेस इक्वेट करूं
तो क्या आ जाएगा मेरा, जरा ध्यान दो तो, n cos थीटा प्लस f sin थीटा, यानी एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऊपर आया, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट अलोंग इधर आया, sin थीटा मस्ट बैलेंस mg, और एक नॉर्मल का कंपोनेंट किधर आ रहा है, एक नॉर्मल कंपोनेंट इधर आ रहा है, n sin थीटा मस्ट बी बैलेंसिंग व्हाट mv स्क्वायर बाय r बाय प्लस f cos थीटा। ये दो इक्वेशन आता है। चलिए देखिए, तो इन दिस केस n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, जो मैंने लिखा है, एंड n sin थीटा माइनस f cos थीटा इधर ले आएगा तो mv स्क्वायर बाय r। फॉर मिनिमम स्पीड f शुड बी म्यू n। जब बहुत धीरे भी चल रहा है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगनी चाहिए, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू वन लग रही है, क्योंकि अगर बहुत धीरे चल रही है तो वो नीचे गिरना चाहिएगा, तो फ्रिक्शन उसको मैक्सिमम लिमिट तक बचा सकता है, और वो मैक्सिमम लिमिट क्या है फ्रिक्शन का, म्यू एन। तो सर हम यहाँ पे एन कॉस थीटा दोनों इक्वेशन को अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो ऊपर में वही चीज आ गया है, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, और यहाँ पे एम जी और एम वी स्क्वायर बाय आर मिनिमम। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लेफ्ट साइड में सबसे एन कॉमन है, कट जाएगा, तो यहां से v मिनिमम जो आ रहा है, ये देखो ध्यान दो, v मिनिमम इज रूट अंडर आर जी टेन थीटा माइनस म्यू बाय वन प्लस म्यू टेन थीटा। तो ये फॉर्मूला इससे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप म्यू को टेन अल्फा मान लीजिएगा, टेन फाइव मान लीजिएगा, तो यहां मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सपोज कर लीजिए इसको, लेट म्यू बी टेन फाइव, तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव क्या बन जाएगा, बाई वन प्लस टेन फाइव इंटू टेन थीटा। ये प्रॉपर फॉर्मूला बन जाता है किसका, टेन थीटा माइनस फाइव का, टेन थीटा माइनस फाइव का। तो जब स्पीड मिनिमम होगी तो सब्ट्रैक्शन होगा, स्पीड मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू मैक्स होनी चाहिए तो थीटा प्लस फाइव होगा। जब स्पीड कम रहे तो एंगल भी कम रहेगा, जब स्पीड मैक्सिमम रहे तो एंगल भी मैक्सिमम जाता है, दैट इज फाइव प्लस थीटा प्लस फाइव। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो आपकी आती है वो v मिनिमम इज लेस देन रूट अंडर इज मैक्सिमम, जो v मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, शुड बी इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा आता था, बस अब टेन थीटा के बदले क्या लिख दीजिए, टेन थीटा माइनस पाई, और यहां पे पाई क्या है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, वरना फॉर्मूला आपको नहीं याद रहने वाला। और टेन फाइव की वैल्यू म्यू ले लीजिएगा, टेन फाइव की वैल्यू म्यू, और आपको टेन ए माइनस बी पता होना चाहिए, वन टेन ए माइनस टेन बी बाई वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए वही फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बच्चों को याद नहीं रहता बट ये टेक्निक से याद हो जाता है। दैट इज v इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा, बट इस बार में बैंकिंग प्लस फ्रिक्शन है तो टेन थीटा माइनस फाइव, और फाइव टेन फाइव क्या है, म्यू। समझ में आ रहा है। अगले वाले केस में क्या हो जाएगा, इफ स्पीड ऑफ द व्हीकल इज हाई, इन दिस केस बहुत तेजी से अगर जाना चाहेगा तो थोड़ा सा अगर इसका डायग्राम देखिएगा तो वो बाहर की तरफ फेंकाना चाहेगा तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा, तो फिर नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल का कंपोनेंट ऊपर, नॉर्मल का कंपोनेंट एन साई थीटा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर की तरफ और नीचे की तरफ। तो फिर आप इक्वेशन लिखिएगा तो यहां से वी मैक्स क्या आ जाएगा, सर वी मैक्स कुछ नहीं आ जाएगा, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी टेन थीटा प्लस पाई होता है, जहां पे आपका टेन फाई का वैल्यू कितना होता है, टेन फाई इज इक्वल टू म्यू हो जाता है। तो अगर मुझे म्यू पाई निकालना होगा तो टेन इनवर्स म्यू से निकल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है आपका, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। बहुत इजी है, इस तरीके से अगर आप याद करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से याद रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया इसका। एन अनबैंक्ड रोड, बैंकिंग नहीं किया हुआ है, रेडियस इज 100 मीटर, ओके, सो रेडियस इज गिवन, रेडियस क्या हो जाएगा, 100 मीटर दिया हुआ है। द मैक्सिमम स्पीड एट विच ए कार कैन मेक अ टर्न इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.8, म्यू इज इक्वल टू 0.8 है। तो सर कितना मैक्सिमम, तो v इज लेस शुड बी, v का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, v शुड बी लेस देन रूट अंडर आर जी टेन थीटा या म्यू आर जी। एंगल ऑफ बैंकिंग नहीं है तो म्यू आर जी हो जाएगा, म्यू आर जी हो जाएगा। तो वेलोसिटी शुड बी, v मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू, सर म्यू की वैल्यू डाल दीजिए सर 0.8, रेडियस की वैल्यू डाल दीजिए से इंटू 10, इट्स ऑलमोस्ट लाइक वेलोसिटी मैक्स शुड बी लेस देन
रूट अंडर 800। 800 कितना का स्क्वायर है? तो 10√8। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 10√8 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं था, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 600 मीटर? अगर इसकी रेडियस 600 मीटर है, रेडियस इज इक्वल टू 600 मीटर, दैट इज डिजाइन फॉर कार विद एन एवरेज स्पीड ऑफ v दिया हुआ है 180 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही किलोमीटर पर आवर देते हैं उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, बड़ा से छोटा, तो छोटा से बड़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 10, ये कितना आ जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी मेरा आ गया है। आपको पूछ रहा है मैक्सिमम व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर ए सर्कुलर, तो वेलोसिटी इज मैक्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर म्यू आर जी या आर जी टेन थीटा। अगर मैं करूं तो टेन थीटा क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बाई आर जी, वी स्क्वायर बाई आर जी। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 50 गुने 50 बाई रेडियस कितना है 616 गुने 10। 10 से ये 0 चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चली जाएगी। 5 16 14 5 12 5 जा 60। सो tan theta is coming as 5/12। तो थीटा कितना हो जाएगा एंगल ऑफ बैंकिंग? सर tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स 5/12। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो रही है। थर्ड थर्ड नंबर क्वेश्चन, चलिए इसको करते हैं। A circular road of radius 40 meter has the angle of banking 37 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that friction is not used? तो फ्रिक्शन नहीं यूज हो रही है, तो क्या पूछ रहा है? at what speed? velocity should be less than equal to rg tan theta। तो velocity should be less than equal to रेडियस की वैल्यू कितनी है बच्चा? रेडियस की वैल्यू 40 मीटर है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है? tan 37 कितनी हो जाएगी? 37 सबसे पहले ड्रॉ करके 3 5 4, tan थीटा 3/4 हो जाएगी, तो यहां लिख दीजिए 3/4। तो क्या आ जाएगी? लेस देन 10 into 10 into 3 should be velocity should be less than root under 300 या 10 should be less than equal to 10√3 मीटर पर सेकेंड। 10√3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिकल पेंडुलम। ये अलग सिनेरियो है, ये बहुत सिंपल सा सिनेरियो, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। कॉनिकल पेंडुलम मतलब आप एक अपने घर में पेंडुलम देखे होंगे जो अगर ऐसे कर देंगे तो जिंदगी भर ऐसा ऐसा करता रहेगा। जिंदगी भर तो नहीं, अगर पेंडुलम वाली घड़ी देखे तो ऐसा ऐसा करते रहता है। बट एक रस्सी में बॉब डाल दीजिए, उसको मार दीजिए तो वो कुछ ऐसा ऐसा भी कर सकता है। आप उसको ऐसे करके मार दीजिए तो वो जिंदगी भर ऐसा करके घूमता रहेगा, ऐसे करके सर्कुलर मोशन घूमता रहेगा। दैट इज कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम में थोड़ा आप दिमाग ध्यान से देखो, तो मैं आपके लिए फिर से रीड्रॉ करके समझा रहा हूं। वो कॉनिकल पेंडुलम ऐसा है, अगर मैं उसको ऐसे ड्रॉ करूं, तो वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो एक सर्कुलर मोशन ऐसे कर रहा है। ओरिजिनल लेंथ कितना है बच्चा? इसका एल है। किस थीटा पे कर रहा है वो थीटा मान लीजिए ये थीटा है। उस पर क्या फोर्सेस लग रहे होंगे? एक टेंशन लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा। सर तो टेंशन का कंपोनेंट ले लेते हैं, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट इधर की तरफ। ये t cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि क्यों ये एंगल भी थीटा है। और ये t sin थीटा हो जाएगा। और ये हाँ ठीक है, और ये रेडियस r हो जाएगा r। तो सर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? सर t cos थीटा शुड बी इक्वल टू t sin theta is equal to mv square by r, and t cos theta is equal to balancing is mg।
अगर हम करें तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ रहा है, वी स्क्वायर बाई आर जी आ रहा है। यहां से भी tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी आ रहा है। अब अगर आप ध्यान दो तो थीटा अगर मैं लूं तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, आर बाई ये हो सकता है। तो अगर मैं इसको आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा भी होता है। अब रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल साइन थीटा। अगर मैं इसका क्या निकालना चाहूं, अगर आप नेक्स्ट पेज में देखोगे, अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालना चाहूं तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू रूट अंडर आर जी tan थीटा हमारे पास आ गया है। बट एंगुलर स्पीड क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो वी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, रूट अंडर आर जी tan थीटा इन बाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। अगर मैं नीचे ले जाऊं तो नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर इस आर को अंदर ले जाओ तो आर स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आर जी, आर तो नीचे ऊपर में कट गया, जी साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा। अगर आप ट्रायंगल में ध्यान दो तो ये ओरिजिनल एल है, ये आर है, ये थीटा है। अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। अगर आप ध्यान दोगे तो वो टेढ़ा करके ऐसे घूम रहा है, उसमें रेडियस आपका ये आर है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल। तो अगर मैं पुट कर दूं रूट अंडर जी इंटू साइन थीटा की वैल्यू आर अपॉन एल कॉस थीटा इंटू जो पहले से आर है वो आर, आर से आर कट जाएगा, सर हमारी ओमेगा क्या आ रही है, रूट अंडर जी बाई एल कॉस थीटा। टाइम पीरियड क्या होता है, टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा। तो टू पाई बाई ओमेगा में टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टू पाई एल कॉस थीटा बाई जी, टू पाई एल कॉस थीटा बाई जी। तो बेसिकली इसका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज इक्वल टू टू पाई रूट अंडर एल अपॉन जी होता था, तो यहाँ पे अब आ गया एल कॉस थीटा अपॉन जी। आप बचपन में पढ़े होंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज एल टू पाई एल अपॉन जी, यहाँ पे क्या आ गया, टू पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी, टू पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी। डेथ वेल, मौत का कुआं, अगर आप अपने गांव में गए होंगे तो वहां मौत का कुआं चलता है, जहां पे मोटरसाइकिल बहुत हाई स्पीड में सर्कुलर मोशन कुआं में दौड़ाता है वर्टिकली। तो ये भी बहुत अच्छा फिजिक्स का फिनोमेनन है, जहां पे अगर बॉडी पे अगर ये घूम रहा है कुआं के अंदर में से तो नॉर्मल लग रहा होगा, और उस पे नीचे एमजी लग रहा होगा और बॉडी नीचे स्लाइड न करे इसलिए फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। अब ये हैज टू प्रेस और बहुत हाई स्पीड में चलाना पड़ता है, तभी उसको उतना बढ़िया नॉर्मल मिल पाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मिल क्या रहा होता है आपको, तो आप ध्यान दोगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम जी बचा रहा है, फ्रिक्शन एम जी को बैलेंस कर रहा है, और नॉर्मल इज गिविंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू डू परफॉर्म द सर्कुलर मोशन ऑन द वॉल्स ऑफ द डेथ वेल। तो बैलेंसिंग अगर फोर्स लगाए तो इन दोनों को अगर करें तो फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम हम म्यू एन रखे हैं, तो म्यू और यहाँ पे एन की वैल्यू म्यू एन, और यहाँ पे अगर देखो तो एन की वैल्यू कितनी है, एम वी स्क्वायर बाई आर, म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से वी स्क्वायर क्या आ रहा है, जी आर बाई म्यू, यानी वेलोसिटी जो मिनिमम होनी चाहिए ताकि वो कर सके, दैट इज इक्वल टू आर जी अपॉन म्यू आ रहा है, आर जी अपॉन म्यू। हमारा सर्कुलर मोशन रोड पे हॉरिजॉन्टल वाले पे कितना आता था, म्यू आर जी, यहाँ पे क्या था, आर जी बाई म्यू। तो याद रखिएगा डेथ रोटर वेल में उल्टा आता है, काम भी उल्टा हो रहा है तो आंसर भी उल्टा आना चाहिए। याद रखने का टेक्निक क्या है, नॉर्मल हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी मिनिमम आर म्यू आर जी होनी चाहिए, यहाँ पे आर जी बाई म्यू होती है, क्योंकि आप काम मौत वाला कर रहे हैं, बहुत ही उल्टा काम कर रहे हैं, तो आंसर याद रखिएगा आर जी बाई म्यू, उल्टा आंसर आर जी बाई म्यू, आर जी बाई म्यू। अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, म्यू आर जी, और होना क्या चाहिए यहाँ पे, आर जी बाई म्यू। तो दिस इज द केस ऑफ मौत का कुआं, इसमें कैसे काम चलता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आ गया अपने पास, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ कॉनिकल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास h, एक कॉनिकल पेंडुलम है जिसका बॉब है मास m का और हाइट है h बिलो द सीलिंग। दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ L। द बॉब मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द बॉब एंड द टाइम पीरियड ऑफ द g। तो एंगुलर स्पीड अगर मैं देखूं तो एंगुलर स्पीड तो हम लोगों ने अभी देखा था, एंगुलर स्पीड क्या आया था,
तो फिर वही ध्यान देंगे, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, सेम कैसे टेंशन लग रहा होगा, इसका 2 कंपोनेंट आ रहा होगा, ये थीटा हो जाएगा तो ऊपर में क्या लग रहा होगा, टी कॉस थीटा, और यहाँ अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा, टी साइन थीटा। अगर मैं बैलेंस करना चाहूं और एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा, एम जी, तो लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अगर दोनों को डिवाइड कर तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू एम से एम कट जाएगा, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। और tan थीटा को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है, रेडियस, बाई बेस कितना, हाइट मान लेते हैं, इज इक्वल टू आर बाई ओमेगा स्क्वायर बाई जी। सर आर से आर कट जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, सर जी बाई एच का रूट अंडर। अब सर जी बाई एच कितना है, तो ये हाइट कितना है, तो हाइट इज इक्वल टू रूट अंडर के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का पावर हाफ, ये भी है। बेसिकली दिस इज एच, दिस इज आर एंड दिस इज ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से मैंने ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाई एच, जी उधर चला जाएगा, तो जी बाई एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का पावर हाफ। तो मेरे को जी पता है, एल पता है, और रेडियस अगर नहीं भी पता है तो रेडियस मैं निकाल लूंगा, अगर मुझे एच नहीं, हाइट ऑफ द सीलिंग इज गिवन। तो ये तो हाइट ऑफ द सीलिंग के हिसाब से दिया हुआ है, वहां से मैन एच इज द हाइट बिलो द सीलिंग। ओके, तो आप जी बाई एच के फॉर्म में रहने दीजिए ना, क्योंकि मुझे एच दिया हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर जी बाई एच। टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी हो जाएगी, तो टेंशन इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा, थीटा तो यहाँ आया नहीं है, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा अगर आ चुका है तो टेंशन इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैं टेंशन करूं, टेंशन निकालूं, तो स्क्वायरिंग करने पे आ जाएगा, या इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड करूं तो मेरा क्या आ जाएगा, बोलो सर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर, ये हो जाएगा। सब कुछ मुझे पता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर सब कुछ मुझे पता है, आराम से निकाला जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, in a well, a person writes on a vertical face of the cylinder of radius 5, the coefficient of friction between the tire and the surface is mu, find the minimum angular velocity। अगर वो देखते रोटर वेल में घूम रहा है तो इंसान पे क्या लगता है, बोलिए, अगर वो बॉडी से घूम रहा है तो उस पे क्या लग रहा होगा, सर एक नॉर्मल लग रहा होगा, वो नीचे स्लाइड करना चाहेगा, उस पर फ्रिक्शन लगेगा, और उस पर क्या लग रहा होगा, एमजी। आपको अभी मैंने बोला कि उसकी वेलोसिटी मिनिमम, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। सर उल्टा काम कर रहा है वो लड़का, तो आर जी बाई म्यू हो जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, नीट में डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको आ सकता है। उल्टा काम, उल्टा काम, उल्टा काम, रूट अंडर रेडियस कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 बाई म्यू कितना दिया हुआ है 0.5, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी रूट अंडर 100, सो इट्स नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। से उसको मिनिमम घूमना पड़ेगा इस रफ सरफेस पे, सो दैट ही विल बी एबल टू सर्वाइव। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं। Two particles tied to the different strings are whirled in a horizontal circles as shown in the figure. The ratio of the length of the string so that they complete their circular path with equal time paths. दोनों की टाइम द क्या पूछा था, लेंथ, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सर तो टाइम पीरियड T1 क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर L1 cos थीटा, L1 cos थीटा, L बाई जी होता था तो L1 cos थीटा 1 बाई जी। यहाँ पे टाइम पीरियड T2 क्या हो जाएगा, 2 पाई L2 cos थीटा 2 बाई जी। ये तो कुछ है ही नहीं। अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, तो दोनों का क्या बोला, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड करो सो दैट दे सर्कुलर पाथ विल हैव इक्वल टाइम इंटरवल्स, यानी 1 बाई 1,
1/1 इज इक्वल टू, सर 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, सो रूट अंडर क्या आ जा रहा है, L1/L2। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पहला का कॉस थीटा इज 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, और दूसरे वाले का कॉस 45 डिग्री, 1/√2। आप स्क्वायरिंग कर दो ना, स्क्वायरिंग करोगे तो सर L1/L2 इंटू √6/2 इज इक्वल टू 1, तो सर L1/L2 इज इक्वल टू 2/√6, तो √2/√3, √2/√3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले 2 को √2 इंटू √2, नीचे √6 को √2 इंटू √3, तो √2 कैंसिल, ऊपर में √2/3 आ जाएगा, है ना। ओके, एक मिनट, क्या √4/√9 सेम है क्या, 2/3, और ये क्या हो जाएगा अपना रूट अंडर 0.66, और ये क्या हो जाएगा 0.3। उसको √2/√3 अभी लिख लीजिए, से शायद ये सेम है, या दे आर सेम ओनली, या चलिए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने आज क्या क्या देखा, हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का केसेस देखा, हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर बैंकिंग ऑफ रोड्स देखी, दूसरा हमने कॉनिकल पेंडुलम देखा, हमने डेथ रोटर वेल देखा, और हमने उसके सारे न्यूमेरिकल्स किए। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से। आपका बस एक टॉपिक बच जाता है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एक पर पूरा वीडियो करने वाले हैं, उसमें 2 इंपॉर्टेंट क्रक्स लाइन होगा, दोनों को समझाएंगे, एंड देन योर सर्कुलर मोशन विल बी फिनिश्ड। तब मैं सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करूंगा। अभी हमारा नवंबर चल रहा है, होपफुली बाय द एंड ऑफ नवंबर हमारा सर्कुलर सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन का एंड तक खत्म हो जाए। तो अगर रोटेशन खत्म हो जाती है, फिर दिसंबर से हम लोग आपसे कमेंट या पूछ के फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, कि क्या स्टार्ट करना सही रहेगा आपके लिए। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, और मन लगा के पढ़िए, और मोबाइल से दूर रहिए, और एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, टिल देन बाय बाय।